आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। और आज इस साल का आखिरी शो है, थोड़ा मैं इमोशनल भी हो रही हूँ कि साल का आखिरी शो है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी पॉजिटिव वाइब्स भी हैं और मैं बहुत मोटिवेटेड भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं यही वाइब्स आप में भी ट्रांसफ़र करूँ और आपसे अच्छी अच्छी बातें करूँ ताकि आप अगले साल को बड़े अच्छे अंदाज में खुश आमदेद कहें। जैसे कि आज सुबह सुबह इस चाय के कप ने मुझे एनर्जेटिक कर दिया है ना, और मुझे बड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स भी आ रही हैं, सोचें भी आ रही हैं, तो वो मैंने अब आपकी तरफ ट्रांसफ़र करनी है। तो कहते हैं कि जी तारीख का जो सबसे बड़ा कॉमेडियन थे ना चार्ली चैपलिन, उनकी जानिब से कहा गया था कि जो दिन कह के बगैर है वो ज़ाया है। तो हंसें, खुलकर मुस्कुराएं, परेशानियां भूल जाएं और खुलकर ज़िंदगी को एंजॉय करें, क्योंकि ये ज़िंदगी खुदा का वो तोहफ़ा है नाजरीन जो हमें फिर कभी नहीं मिले। और इसे जितना हो सके भरपूर एंजॉय कीजिए, ज़िंदगी जिए, खुश रहें। और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जिनको कि वही परेशानियां होती हैं जो आम तौर पर हम भी फेस कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगियों में, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्कुराते भी हैं और लोगों को इस तरह की बातें कहते हैं कि भाई पुराने साल में जो हुआ उससे सबक सीखें, नए साल को हमने भरपूर तरीके से एंजॉय करना है, उसको वेलकम करना है, खुशामदेद कहना है। तो हमारा भी यही अज़्म होना चाहिए कि नए साल का हमने अब आगाज़ करना है, क्योंकि आज साल 2023 का हमारा आखिरी शो होगा जिसमें हम पिछले साल की कुछ गुजरी यादों को भी ताज़ा करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि साल 2023 में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या सबक सीखा, इस पर लाजमी बात होगी। और अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। कौमी टीम तारीख रकम करने के करीब। मेलबर्न टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में शानदार बॉलिंग के बाद कप्तान शान मसूद का फाइट बैक। अगर पाकिस्तानी बैटिंग लाइन चल गई तो ये टीम तारीख रकम कर जाएगी। सियासी अफरा तफरी से शुरू होने वाले साल का इंतखाबी तैयारियों पर इख्तिताम। साल 2023 में इक़्तिदार से ऐवान में तूफान बरपा रहा। ये साल जाते जाते सियासत में क्या मीरास छोड़कर जा रहा है, इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। यूट्यूब के वायरल किरदार में इंतखाबी उम्मीदवार चाहत फ़तेह अली खान लाहौर के किस हल्के से किसके मद्दे मुकाबिल होंगे, आज उनसे खुसूसी गुफ्तगू होगी। और साल 2023 पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा और क्यों साल के आखिर में पाकिस्तानी फनकार सिनेमा की बहाली के लिए भारतीय फिल्मों की सपोर्ट पर मजबूर हैं, इसकी वजह क्या है, ये आज हम जानेंगे प्रोग्राम में। तो ये कुछ तल्ख और शीरीं यादें साल 2023 की, जिनका कुछ अहाता किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या होता रहा है। इन सारी ख़बरों में इंशाल्लाह डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अभी अगर हम ट्रेंड्स की तरफ आएंगे तो अभी सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड कर रहा है वो हैशटैग शान मसूद, पाकिस्तानी बैट्समैन इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की टीमों के दरमियान जो दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए पाकिस्तान को 317 रन का हदफ दे दिया है और ऑस्ट्रेलियावी टीम दूसरे इनिंग्स में 262 रन बनाकर आउट हो गई है और इस हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। और ट्रेंड में सारिफीन शान मसूद की उम्दा परफॉर्मेंस पर उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और मेलबर्न टेस्ट के चौथे रोज़ शान मसूद ने 50 मुकम्मल किया है। लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि बतौर कैप्टन ये उनका पहला टेस्ट था जिसमें मुझे लग रहा है वो पास हो जाएंगे अगर बैटिंग चल गई। तो दुआएं भी हैं टीम के लिए। और अगर दूसरे ट्रेंड की तरफ आएँ तो हैशटैग बाबर आजम, ये भी ट्रेंड बना हुआ है। तकरीबन 13,000 के करीब लोगों ने इसमें अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, पोस्ट किए हैं। ऑस्ट्रेलियावी 317 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट गए हैं। साबिक कैप्टन बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं और अब तक 30 से ज़ायद रन भी बना चुके हैं। और ट्रेंड में सारिफीन बाबर आजम से बड़े स्कोर के लिए पुरुमीद हैं, उनको बकअप कर रहे हैं कि भाई रन्स बना लो, तारीख रकम करनी है और जान लड़ानी है। जो इंटेंट हमें शान मसूद में नज़र आ रहा है, काश वो दीगर खिलाड़ियों में भी नज़र आए, क्योंकि कोई सिंगल इंडिविजुअली परफॉर्म करके टीम को नहीं जितवा सकता। ये जलीन होकर खेलना पड़ता है और ये मिलकर एफर्ट होती है तो तारीख भी रकम होती है और जीत के भी आते हैं। तो हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी बेस्ट विशेस हमारी टीम के साथ हैं। अब जनाब कुछ बात हो जाए साल 2023 की, तो साल 2023 ने भी साल 2022 की तरह मुल्की सियासत पर गहरे असरात मुरतब किए हैं, क्योंकि साल 2023 में 2 सूबाई असम्बलियों यानी कि पंजाब और केपी के तहलील होने और आइन के मुताबिक 3 माह के अंदर जो इलेक्शन ना होने का मसला है वो सबसे अहम था। साल 2023 का दूसरा सबसे बड़ा सियासी जो धमाका है वो बानी PTI की तकारीर और उनकी तस्वीर की नुमाइश पर पाबंदी की सूरत में सामने आया। साल 2023 में ही ज़मान पाक में मुतादिद ऑपरेशन खबरों की जीनत बनते रहे, सियासी पारा हाय रहा।
पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर अदालती कार्रवाइयों की भी बड़ी अहमियत होती है। आपको पता ही है, डेली हेयरिंग्स हो रही होती हैं, अहम केसेस लगे होते हैं, जबकि अदलिया से मुतालिक फैसले इससे ज़्यादा अहम होते हैं। साल 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस आया और इसी साल हमने देखा कि साहने 9 मई भी पेश आया और मुल्क की सियासत का रुख ही तब्दील हो गया। अचानक से ये तब्दीली हुई। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की ऑडियो लीक्स का सिलसिला भी जारी रहा। पिंकी तहकीकात भी साल 2023 के हिस्से में आई, जबकि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला और बानी PTI को कैद की सज़ा और 5 साल की नाअहली का सामना भी इसी साल करना पड़ा। तो काफ़ी भारी रहा उनके लिए ये साल। कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील और आम इंतखाबात का जो ऐलान है वो साल 2023 के हिस्से में आया। इसके अलावा बहुत सारी तब्दीलियाँ, फिर नए चीफ जस्टिस आए, उनके बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हमने देखे, उम्मीदें भी हमने बड़ी अच्छी, और अब फरवरी में इलेक्शन होने जा रहा है तो नए साल से पहले ही हमने काफ़ी कुछ सोच लिया कि हो सकता है कि नए साल में हो जाए। तो उम्मीदें अच्छी हैं, तवक्कुआत अच्छी हैं, लेकिन बात यह कि जो सबक हम लोगों ने साल 2023 में सीखा है, मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें अगर हम ना दोहराएं आगे आने वाले सालों में तो फिर तो फ़ायदा है कि हमने वाकई सबक सीखा है। लेकिन अगर वही गलतियां दोहराएंगे, वही प्रॉब्लम्स हमें फिर से फेस करना पड़ेंगी, और ना सिर्फ इंडिविजुअली हमें, बल्कि अगर हम ये देखें ना कि सियासत की जितनी बात इस साल में हुई है तो बहुत सारी गलतियां हमने की हैं सियासत को लेके भी। वो अगर ना दोहराई जाएं तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। इस वक्त हमें पराचा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और वो क्या सोचते हैं साल 2023 को लेके। शौकत पराचा साहब, शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौकत साहब, क्या उम्मीदें आपकी साल 2024 से, और दूसरा आपके ख्याल में ऐसी कौन सी बात है ख़ास जिसने कि हमें सबक भी दिया है और हमें बहुत मुख्तलिफ भी लगी, और साल 2023 में हमारे लिए वो धमाका खेज खबर थी जो कि आपने महसूस की, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मुझे बताएंगे वो क्या निकात है जो आपके जहन में है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान की इस 76 साल तारीख में कभी 9 मई जैसे वाक़यात नहीं हुए, तो ये एक बिल्कुल ही अनोखा, बहुत अनफॉर्चुनेट और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये एक वाक़या था कि एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और उनकी इंस्टॉलेशन पर अटैक्स किए गए, और किसने किए, कोई दुश्मन बाहर से नहीं आया था। एक ऐसी हुक्मरान जमात जिसको आइनी तरीके से फारिग किया गया, उसके जो कारकुन थे या उनके जो लीडर थे वो इश्तियाल दिलाकर लोगों को उन्होंने बुलाया, और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हमारी तारीख के वाक़यात हुए। अमेरिका हो, बरतानिया हो, बड़े अनपॉपुलर फैसले वहाँ भी होते रहे हैं, लेकिन कम से कम उनकी मुसल्लह अफवाज पर अटैक्स नहीं हुए अपने ही लोगों की तरफ से। कैपिटल हिल पर सदर ट्रंप के हामियों ने दावा बोला और पर वो फर्द जुर्म भी आयद हुई और ट्रंप पर अब केस भी चल रहा है वो, लेकिन मैं उसको भी इससे मुख्तलिफ समझता हूँ, क्योंकि वो अमेरिकन बेसिस पर अटैक्स नहीं थे फ्रॉम द अमेरिकन देमसेल्व्स, बल्कि वो उनका उनके लोगों का अपनी पार्लियामेंट के खिलाफ एक रिएक्शन था। लेकिन यहाँ तो अगर कहना चाहिए या नहीं, अगर कोर कमांडर की पेंट लहराई जाए तो इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी। और अगर शहीदों की जो यादगारें हैं उनकी बिल्कुल 9 मई का जो वाक़या है ये तो एक स्याह तरीन बाब है जो कि तारीख़ में का हिस्सा बन गया है, और ऐसे वाक़यात बिल्कुल नहीं होने चाहिए जिससे आपके मुल्क की जगहसाई हो और आपको हज़ीमत का सामना करना पड़े। ये एक ऐसी हमाकत है जो कि किसी को भी करने से पहले 1000 दफ़ा सोचना होगा। और दूसरा, मैं ये समझती हूँ कि इस साल में हमने ना बहुत कुछ सीखा है, और इस तरह का जो वाक़या पेश आया उसके बाद बात हुई एहतजाज के हक़ को लेकर कि अगर आपके पास बतौर शहरी ये हक़ है तो आपको उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आप जज्बात में अंधे ना हो जाएं कि आप कुछ ऐसा कर जाएं कि जिसकी तलाफ़ी होना बाद में मुश्किल हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि बतौर पाकिस्तानी, ये मुल्क हमारा घर है,
हमें अपने घर की हिफाजत खुद करनी है और हमारे इदारे जो कि हमारी ताकत है, अगर हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे या फिर इनकी हिफाजत नहीं करेंगे, इनके लिए बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में अपने इस हक का जो इस्तेमाल है ना, उसको बहुत सोच समझ के हमें करना होगा। ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए अब तो सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया भर में देखा जाता है, किसी भी मुल्क में कुछ भी हो रहा हो तो वो छुपने वाली बात नहीं होती है और फिर आपका एक इमेज डेवलप हो जाता है, एक परसेप्शन आपके बारे में बन जाता है कि ये लोग तो इस तरह के हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बतौर पाकिस्तानी हम सबको फ़र्दन इस बारे में सोच कर अपने दिल में ये तहिया करना होगा कि अपने इस एहतजाज के हक़ को हमने बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना है और कभी भी किसी को ये मौका नहीं देना, कोई ऐसा अमल नहीं करना जिससे मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को फ़ायदा पहुँचे और वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएँ। तो ये एक ख़ास मैसेज था और एक ख़ास लेसन था जो हमें इस साल से मिला है। इसके अलावा पराचा साहब, पराचा से ये पूछना चाहूँगी कि देखिए एक चीज़ जो कि मैं बतौर पाकिस्तानी बहुत सोचती हूँ कि हमने इस पिछले साल में ना देखिए जो सियासतदान है ना, वो हमारे लिए रोल मॉडल भी हैं, फिर हमारी तकदीरों का फैसला भी करते हैं। तो जो एक सियासी तौर पे हमने एक माहौल देखा ना, एक दूसरे पर इल्ज़ामात, फिर पता नहीं किस किस तरह के नाम रखे गए, पोलराइज सोसाइटी हो गई, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आगे चलकर। ये कितना बड़ा सबक है हमारे लिए, जो नुकसान हमने भुगता है इसके बाद। सबक तो बहुत बड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है और हमने इसका नुकसान भी उठाया है। और नुकसान इस तरह से उठाया है कि लोग तो कहते हैं ना कि 2018 से आगे, मैं समझता हूँ 2014 के धरने के बाद पाकिस्तान को बहुत सख्त नुकसान हुआ है और पाकिस्तान 2014 के बाद मसलसल अब 8-9 साल हो गए इस टर्मोइल का शिकार रहा है पाकिस्तान, जिसमें इंस्टेबिलिटी रही। और ये अब तो दुनिया भर में एक मुसल्लमा प्रिंसिपल है कि आपकी अगर इंस्टेबिलिटी होगी पॉलिटिकल, तो फिर आपका जो इकोनॉमिक सोशल फैब्रिक है, आपका इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट है, आपका जो सारा नहीं रहता अपने ट्रैक पे और पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया है। देखें ना, अभी आपके सामने पाकिस्तान डिफॉल्ट करते करते बचा। बिल्कुल ऐसा ही है। डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग, पाकिस्तान डिफॉल्ट के ब्रिंक पर, किनारे पर पहुंचा और अभी भी IMF के साथ अगला प्रोग्राम होना है। IMF एग्री करता है नहीं करता, इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो ये सारी वजूहात क्या बनी, वही फैक्टर थे। सिर्फ एक साल में नहीं, गाली गलोच का कल्चर, चोर डाकू कहने का कल्चर, एक दूसरे की टांगें खींचने का कल्चर अच्छी खासी चलती है। ये सिलसिला पराठा साहब आपको नहीं लगता कि अब रुकना चाहिए? अल्लाह करे कि हम अगले साल की चीज़ें ना देखें। और दूसरा, अभी माशाल्लाह से अब इलेक्शन भी अगले साल के शुरू में ही हमें नज़र आएगा, वरना फिर वही होता है कि हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त, हमें क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। नताइज आते हैं, एक जमात तस्लीम करती है, दूसरी तस्लीम नहीं करती। जो मौजूद होता है इक़्तिदार में, उसको उस तरीके से हुकूमत करने नहीं दी जाती, वो उस तरीके से काम ही नहीं कर पाता कि 5 साल पूरे नहीं हो पाते कि हुकूमत चली जाती है। ये सिस्टम कब बदलेगा? सिस्टम बदला तो था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होया, क्योंकि 90s की पॉलिटिक्स में यही था। 85 की हुकूमत 88 में गिरी, 88 की 90 में गिरी, 90 की 93 में गिरी, 93 की 96 में गिरी, 97 वाली 99 में गिरी। लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया बड़ी सियासी जमातों ने और कम अज कम फिर इस सदी में हर असेंबली ने 5 साल मुद्दत मुकम्मल की, गो के वजीर आजम बदलते रहे। तो एक स्टेबिलिटी का फैक्टर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जरूर आया। अब इलेक्शन 8 फरवरी के हैं। आपने कहा कि कैसा होगा, तो हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि एक अच्छी हुकूमत बनेगी, स्टेबल हुकूमत बनेगी, वो पाकिस्तान को इस बहरान से, इस क्राइसिस से, अनसर्टनिटी से, गैर यकीनी और नाउमीदी से पाकिस्तान को बाहर निकालेगी। फैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना है, क्या वो हर वक्त की तोड़ करने वाले, तोड़ फोड़ करने, हर वक्त के लॉन्ग मार्च, हर वक्त का जो एक टर्मोइल है, बिल्कुल इस पर सोचना होगा, इस पर गौर फिक्र करना होगा। ये चीज़ें मुल्क को नुकसान ही पहुंचाएंगी, इससे फ़ायदा तो कोई नहीं होने वाला। उम्मीद है कि सीखने वालों ने इससे सबक लिया होगा। शौकत पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, अब 2023 हम यादें शेयर कर रहे हैं और वाक़यात जो कि पेश आए उन पर हम बात भी कर रहे हैं कि हमने क्या उनसे सीखा और क्या चेंज हमें अपने में लाने की ज़रूरत है।
तो एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है, क्योंकि हम लोग सुनते थे पाकिस्तान की सियासत में कि भाई बड़ी मौरूसियत है, बेटा बाप भांजा भतीजा रिश्तेदार ही आगे आते हैं, एक कॉमन बंदे को मौका नहीं दिया जाता, या वो बंदा जो अवाम में मकबूल है उसको मौका नहीं दिया जाता। तो इस बार ये रिवायत हमें टूटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि वकला की बड़ी तादाद है जो कि इलेक्शन लड़ने जा रही है, फिर दूसरी जानिब टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स भी मैदान में कूद पड़े हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। इस वक्त हमें मारूफ गुलकार चाहत फ़तेह अली खान साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि उम्मीदवार हैं NA 128 के। अस्सलाम वालेकुम चाहत साहब, कैसे हैं आप? आपका ये अंदाज माशाल्लाह जिससे आप छा गए हैं, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका, और ख़ास तौर पे सहरज जी आपका क्या हाल है? मेरी तरफ से बोल की पूरी टीम को और उनके जो माशाल्लाह ऑनर हैं, मैनेजमेंट हैं, फिर से अस्सलाम वालेकुम। हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी दुआएं हैं। अच्छा खासा बताइएगा कि अचानक सियासत में आने का आपने फैसला, कोई ख़ास वजह है इसकी? क्योंकि आपके मुखालिफिन तो आप पर तनकीद कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी आपने मशहूर होने के लिए ये फैसला किया है। अब ज़रा आप जवाब दें उनको, वजह क्या थी? सहरिश नहीं, मैंने माशाल्लाह मैं ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हूँ पूरी दुनिया में। अल्लाह ताला का बहुत करम है माशाल्लाह, और आप सबकी दुआएं और प्यार और उनका जो मेरे गानों को, मेरी पोस्ट को शेयर करते हैं, जो कि करोड़ों में चले जाती है। और दूसरी वजह ये है सहरिश कि ये मेरा 8वां इलेक्शन है। मैंने 7 इलेक्शन अपनी लाइफ में कंटेस्ट किए हैं, एक पाकिस्तान में जी शेखुपुरा में, और 7 इलेक्शन मैंने यूके में कंटेस्ट किए हैं। जैसे यहाँ पे MNA है, वहाँ पे MP की सीट होती है जो बड़ी है। उसके बाद मैंने लोकल बॉडीज़ के 5 इलेक्शन जो दर्ज किए जी कंटेस्ट। और शेखुपुरा से जब नाज़म होते थे 1999 में, तो मैंने एक इलेक्शन शेखुपुरा में भी जी कंटेस्ट किया। और ये मेरा माशाल्लाह 8वां इलेक्शन है, जो कि इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह, और इलेक्शन जीतेगी। क्या बात है, फिर इसका मतलब है आपका तजर्बा जिससे दुनिया वाकिफ नहीं थी, आज उनको पता चल गया कि आप तो सियासत में पहले से हैं, भले वो पाकिस्तान की हो या UK की हो। अच्छा, कौम के लिए जो आपके सीने में दर्द है ना, जो आपका विजन है, जो आपका मंशूर है, क्योंकि जाहिर है जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर एक जेहन में एक प्लान भी होता है जो आवाम को देना पड़ता है, वो आपके जेहन में क्या, जरा बताइए। मेरा सबसे पहले तो जी मेरी मंशूर है प्यार, मोहब्बत, यकानगत और चाहत। पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत कमी है, ठीक है जी, ख़ास तौर पे सूबों के दरमियान। और वैसे भी मैं इंशाअल्लाह ताला कामयाब होके मैं इसका प्रचार करूँगा कि आपस में प्यार, मोहब्बत, यकानगत होनी चाहिए। और दूसरा ये है दरगुजर का मादा पैदा करना। आपको पता है कि पिछले 40 साल से हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी जो पार्टीज हैं, उनमें दरगुजर का मादा बहुत कम है, उनमें आपस में प्यार पैदा करना है, ठीक है जी। और तीसरा मेरा मंशूर है कि बल्दियाती इलेक्शन 5 साल में 2 दफ़ा हुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उससे ये होगा कि जो हमारे नए वोटर्स हैं, जो पुराने वोटर्स हैं, उनको आदत पड़ेगी कि हमने जाके 2.5 साल बाद वोट डालने हैं छोटे लेवल पे। और छोटे लेवल पे जब वोटिंग शुरू हो जाएगी तो जो छोटे लेवल के, जैसे सूरज का बहुत छोटा सा काम है ये जी सफाई का, ठीक है जी, और बहुत से ये जो छोटे छोटे काम हैं वो हाई लेवल पे नहीं जाएंगे, वो इंशाल्लाह ताला जो हमारे काउंसलर्स होंगे, नाज़िम होंगे, वो ही कर लिया करेंगे। और इससे आदत ही पड़ेगी कि हमने वोट जाकर जी डालना है। और शहरियों को ये भी पता चलेगा कि अगर जो एक पार्टी जीती है उसने 2.5 साल में काम किया कि नहीं किया, ठीक है। फिर अगर नहीं किया होगा अच्छा, तो वो नेक्स्ट पार्टी को वोट जी दे देंगे। और चौथा मेरा ये है कि इंशाल्लाह ताला एक नई सियासत का आगाज़ होगा, ठीक है, जिसमें इंतकामी सियासत का बिल्कुल कोई उसमें जी अमल दखल नहीं होगा, ठीक है। हमने प्यार मोहब्बत से सियासत करनी है। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, हमारी आवाम बहुत अच्छी है। देखिए हम कितने लकी हैं कि पाकिस्तानी अवाम पूरे पेशावर से लेके कराची तक सिर्फ आवाम क्या चाहती है कि हमें 3 वक्त का अच्छा खाना मिल जाए, ठीक है जी। हमारे जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं जो बाहर जा रहे हैं वो ना जाए, उनको जॉब से मिल जाए, बिजली गैस सस्ती हो जाए, खाना पीना जी सस्ता हो जाए। ओनली सिर्फ ये चीज़ें मांगते हैं, और ये बहुत छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा काम है।
चाहत साहब, बड़ी मस्बत आपकी सोच है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप अपने जहन में मतलब इस तरह की सोच रखते हैं। अच्छा, अगर आप इलेक्शन जीत गए तो जश्न मनाने के लिए खुद गाना गाएंगे या फिर अपनी इंतखाबी मुहिम में भी हल्के में जाके कुछ गुनाएंगे? ज़रा बताएं तो सही, आपने तैयारी क्या रखी है? हमारे नाज़रीन को भी तो पता चले ना कि आप कैसे कैंपेन कर रहे हैं। जी सहरिश, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। सहरिश, इंशाल्लाह ताला मेरी जो कैंपेन वो बहुत वक्री होगी। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी कैंपेन के दौरान भी जी गाने गाऊंगा, एंजॉय कराऊंगा इंशाल्लाह ताला, और जब जीतेंगे फिर तो ढोल और बजेगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा खान साहब, इंतखाबात में देखें ये तो फैक्ट है कि एक हारता है तो दूसरा जीतता है, और अगर आप इलेक्शन हार गए तो फिर क्या बाबी दीगर सियासी जमातों की तरह नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर देंगे? जी मैं नहीं मानता, मैं एहतजाज करूंगा। जी नहीं सहरिश, जो भी माशाल्लाह जी देखें, जैसे जैसे हमारी माशाल्लाह मुसल्लह अफवाज है, वो एक अदारा है, बहुत बड़ा अदारा है। जैसे हमारी जी पाक पुलिस है, वो एक अदारा है, अब से नहीं, जब से पाकिस्तान जी बने। ऐसे ही माशाल्लाह ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन का अदारा है, इसका जो भी वो नताइज जी देंगे मैं तस्लीम करूँगा इंशाल्लाह। वो एक अदारे हैं वो। अच्छा, अब अगर आप जीत जाते हैं और असेंबली में पहुंच जाते हैं तो किस सियासी जमात के साथ फिर आपका इत्तेहाद करने का इरादा है? वज़ीर आज़म के लिए कौन सी पार्टी के उम्मीदवार को आप वोट देंगे? आपने सोचा है इस बारे में? सच्ची अभी सोचा ही नहीं, इंशाल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो अल्लाह खैर रखे जी, देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा खान साहब, जीतने के बाद अगर आपको किसी वजारत की पेशकश की जाती है तो वो कौन सी वजारत होगी जो कि आप लेना पसंद करेंगे, और उसकी वो खास वजह अगर है तो वो भी हमें लाजमी तौर पर बताएं। देखते जी, जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह ताला डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ना मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपका जो इंतखाबी निशान है वो क्या होगा, और दूसरा हमारे नाजरीन भाई आपकी गुलकारी के मुंतज़िर हैं, आपके फ़ैन हैं, तो आखिर में अगर अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए कुछ गुनगुना दें तो हमारे लिए तो समझें कि ट्रीट हो जाएगी। उससे पहले सहरिश मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो अपना निशान इलेक्शन के लिए डिसाइड किया वो है बाजा। अल्लाह करे बाजा मिल जाए तो इंशाल्लाह ताला वज्जेगा वही वज्जेगा, वज्जेगा वही वज्जेगा। ओ बाजा पूरे पाकिस्तान से तो पूरे एने 128 से वाजा वज्जेगा। हुण चाहत दे नारे वज्जणगे, हुण काशिफ राणा दे नारे वज्जणगे। बजेगा। चाचा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आज सुबह आपसे बात करके। अब मुझे जनाब एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। हमने जनाब सियासी मैदान से आपको बहुत सारी खबरें दी हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, चाहत साहब से मुलाकात तो ज़बरदस्त हो गई है। अब हमें आना है मेलबर्न टेस्ट की तरफ, जिसका चौथा दिन है। 317 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है, और अब से कुछ देर पहले तक ग्रीन कैप्स ने 2 विकेटों पर 71 रन बना लिए थे। और जनाब इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 262 रन पर आउट हो गई थी, और अभी हमारे जो रन हैं वो तकरीबन 133 तक पहुँच चुके हैं, और 3 विकेटें हमारी गिर चुकी हैं। और शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा ने 4-4 शिकार किए थे। आमिर जमाल ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 318 रन स्कोर किए थे। पाकिस्तान की टीम पहली बारी पर 264 रन का मजमूआ स्कोर बोर्ड पर सजा चुकी थी, और कैंगरूज को पहली इनिंग्स में 54 रन की बढ़तरी हासिल हुई थी। अभी भी हमारी ग्रिप है, हमारे बॉलर्स छाए हुए हैं। बाकी बताएंगे सुहेब अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेब साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ऑल गुड, ऑल गुड। अच्छा सुहेब साहब, मुझे बताइएगा आपके व्यूज क्या हैं मेलबर्न में जो कुछ हो रहा है? कितने सेटिस्फाइड हैं आप, और आपको लग रहा है कि हम जीत जाएंगे? देखिए बहुत सेटिस्फाइड हूँ, चाहे आप जीते या ना जीते। एक बॉलिंग अटैक जो कि बिल्कुल थर्ड लेवल का बॉलिंग अटैक कहला रहा था। 132 किलोमीटर इन आवर पे इनके सारे मीडियम पेसर्स हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को चने चकवा दिया। और आप ये देखेंगे दोनों इनिंग्स में उनको ऑल आउट किया है। बहुत कम होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को एक ही इनिंग्स में, एक ही टेस्ट मैच में 20 विकेटें ले लें दोनों तो इनिंग्स मिला के। तो आई थिंक इट्स बीन अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस। और स्टैट्स बताती है कि जब भी आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ऑल आउट किया है दोनों इनिंग्स में, तो 7 में से 4 दफा आप जीते हैं।
और जो आप 2 दफा हारे हैं वो भी आप समझिए 170 180 का टारगेट नहीं चेस कर सके। तो इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टैट और बहुत अच्छा शगुन है ये। बहुत अच्छा शगुन है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो हमारा बैटिंग ऑर्डर है, टॉप बैटिंग ऑर्डर, इसको क्या हो गया है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कुछ मखसूस खिलाड़ी हैं वो अपना इंटेंट शो कर रहे हैं, बाकियों को पता नहीं क्या हो गया। अब आप देखें कि इमाम की भी वही रविश है, अब्दुल्ला शफीक भी आपके सामने है, वो भी आउट हो चुके हैं, और अभी बाबर तो क्रीज पर हैं, शान मसूद के अलबत्ता 60 रन हैं। तो ये टॉप बैटिंग ऑर्डर क्या कर रहा है? देखिए बात ये है कि अब्दुल्ला शफीक ने भी 50 बनाए इस सीरीज में, इमाम उल हक ने भी पर्थ टेस्ट में 50 बनाए थे। आई थिंक जरा सा जो इनको प्रॉब्लम है, ये आदी नहीं है इतनी जल्दी पेस खेलने पे। देखें एक पैच है पिच के ऊपर जो कमिंस बहुत अच्छी तरह एक्सप्लॉइट कर रहा है, जहाँ पे बॉल पड़ के बड़ी तेजी से अंदर आती है, जिसपे इमाम उल हक LBW हुए। और पाकिस्तानी बल्लेबाजों का असल में जरा सा एक मसला है, वो ये है कि दे डोंट नो द राइट बॉल टू लीव। अभी अब्दुल्ला शफीक भी जो सुबह सुबह आउट हुए, वो काफी डॉट बॉल्स खेलते रहते, नो प्रॉब्लम। उनको फिर जरा सा एक बेचैनी हो जाती है कि मैंने इतनी डॉट बॉल्स खेल ली, तो अब मुझे एक अटैकिंग शॉट खेलना जरूरी है, चाहे गेंद बनी या ना बनी उस शॉट के लिए। तो आई थिंक जरा सा पाकिस्तानी बल्लेबाज को जरा सा टेम्परामेंट दिखाना है। दूसरा ये है कि पिच जो है इसमें एक पैच ऐसा है जहाँ बॉल रेयर अप हो रही है। आप देखेंगे टी से जो आखिरी ओवर था कमिंस का टू बाबर आजम, उसमें से कोई 6 में से 4 गेंदें जो है बाबर से खेली नहीं गई, क्योंकि वो ऐसे स्पॉट पे पिच हो रही थी। अच्छा, वैसे सुहेब साहब कल हमारे साथ थे, अवैस भी थे, मैंने उनसे भी ये बात की। मुझे पता नहीं क्यों बाबर फिट नहीं लग रहे, बाबर थोड़ा सा वेट भी गेन कर रहे हैं, उनके रिफ्लेक्सेस उस तरीके से नहीं लग रहे हैं, उस तरीके से बॉल आ नहीं रही है। कि क्या मसला है उनके साथ? क्या आपने ये ऑब्जर्व किया? नहीं, आई एम नॉट too sure about his fitness because reason is कि वो फील्ड में थ्रू आउट रहे हैं, और जब एक खिलाड़ी जो है पूरी इनिंग्स में फील्डिंग करे तो कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए, ना कोई ओवरवेट है। इमाम उल हक का जरा सा वेट नजर आता है। उनके बारे में तो मेरा ख्याल है कि उनको शादी की छुट्टी दे देनी चाहिए थी कि आप हनीमून पर जाएं, रिलैक्स होके आए, घूमे फिरें, उसके बाद जरा कुछ थोड़ी ट्रेनिंग प्रैक्टिस करें और अपने आप को ना चार्ज करके वापस आएं, क्योंकि वो बहुत स्लो खेल रहे हैं, रन रेट भी इफेक्ट कर रहे हैं। आज भी महज हमें उन्होंने 12 रन बनाए और वो आउट हो गए। हाँ सही बात है, वो पर्थ की इनिंग्स के बाद उनसे बिल्कुल सही मानों में खेला नहीं जा रहा। बट कमिंग बैक टू बाबर आजम, देखिए बाबर की एक टेक्निक की खामी रही है जो कि वो सही नहीं कर सक रहे हैं टू द इनकमिंग बॉल, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो फास्ट बॉलर हो। उनके जरा सा आप अगर रिकॉर्ड देखें पिछले 1.5-2 साल का, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे टू द बॉल दैट कम्स इन उस पे आउट होते हैं, टू द ऑफ स्पिनर टू द बॉल दैट कम्स इन, जो गेंद उनके अंदर स्टंप्स पे आती है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, उस पे जरा से वो लेकिन ठीक है फिटनेस इश्यूज नहीं होंगे, वो काफी देर से फील्ड में है, लेकिन उनका बैट भी काफी स्लो आ रहा है। आपने ये ऑब्जर्व किया? नहीं, आई एम नॉट दैट टेक्निकल, आई एम सॉरी, ये कोई क्रिकेटर ही बता सकता है कि बैट स्लो आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन ये तो डिस्कस हुआ है कि बैट एंड पैड के बीच में गैप ज्यादा है, वही मैंने आपसे कहा ना, जो इनकमिंग बॉल है उस पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा के बारे में क्या कहेंगे? मैं कह रही हूँ छाए हुए हैं मुंडे। देखिए खास तौर पे मीर हमजा, क्योंकि देखिए वो आके इतने अरसे बाद एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने शायद पाकिस्तान में खेला था 2-3 साल पहले, और इस पिच के ऊपर आके इतनी अच्छी स्विंग करना, इतनी अच्छी गेंदबाजी करना, आई थिंक ही बोल्ड बेटर देन शाहीन आल्सो, और आई थिंक इट्स रिमार्केबल। और शाहीन को भी अब बहुत जरूरत थी इन विकेटों की, बिकॉज ही इज द मेन स्ट्राइक बॉलर फॉर पाकिस्तान, और वो विकेट अगर नहीं ले तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इस इनिंग्स में दोनों शाहीन ने और मीर हमजा ने बहुत आला बॉलिंग की। मीर हमजा की खास बात ये रही है कि उनके पास पेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो लाइन और लेंथ रखी, जो स्विंग। अच्छा वैसे अगर एज कंपेयर टू अगर हम पिछली इनिंग्स की बात करें तो उससे कंपेयर करते हुए आपको कुछ पेस बेहतर लग रहा है? मतलब इनका क्या आपने फील किया है? नहीं, आई थिंक आमिर जमाल इस वक्त फास्टेस्ट बॉलर है इनमें से। आई थिंक 139 140 तक उसने गेंदबाजी में टच किया है। उसके अलावा तो ना हसन अली, ना मीर हमजा, ना शाहीन शाह अफरीदी उस पेस तक पहुंच सके हैं। 130 और 135 के बीच में गेंदबाजी कर रहे हैं ये लोग। I think only Amir Jamal has been able to generate pace because I think he's got more power in his shoulders. जरा सा रन अप उनका अच्छा है and it is more suited to pace. तो आमिर जमाल को फिर आप वनडे T20 में देख रहे हैं आगे?
आई थिंक ही शुड हैव बीन। आई थिंक वर्ल्ड कप जब हुआ था भारत में, अभी उस वक्त भी बातें ये हो रही थी कि डिड वी मिस आमिर जमाल देयर बिकॉज ही इज अ गुड हार्ड हिटर। और इन्होंने जो T20 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए पहले, आई थिंक इंग्लैंड जब 7 T20s के लिए आई थी तो उन्होंने खेले थे, इम्प्रेस किया था विद बोथ हिज बॉलिंग एंड बैटिंग। सो आई थिंक ही कुड बी देयर फॉर व्हाइट बॉल क्रिकेट। यस जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा। अच्छा, कल मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी शान मसूद की, जिसमें वो सरफराज के हवाले से बात करते हुए कह रहे थे कि जी आप उनको ये ना समझे कि हमने ड्रॉप कर दिया है, उनको ड्रॉप नहीं किया, वो स्टैंड बाय हैं, कंडीशंस और मोमेंट्स को देखते हुए उनको भी यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो रिजवान का जो इंतखाब है वो हमने कंडीशंस को देखते हुए किया है, जिस पर कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स की ये राय है कि ये बिला वजह की ये ना पॉलिटिक्स ना की जाए। ड्रॉप मतलब ड्रॉप होता है, ये क्या मतलब हुआ कि जी स्टैंड बाय रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो रिजवान अगर आ गया तो वो भी ये सोच रहा होगा कि भाई मुझे तो ऐसे ही खिला रहे हैं, अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर सरफराज को ले आएंगे। ये क्या पॉलिसी हुई कि जनाब ड्रॉप तो नहीं किया है वो इधर ही? इस पॉइंट के ऊपर आपको याद है कि 2-3 रोज पहले भी आपने मुझसे ये सवाल किया था और मैंने यही जवाब दिए थे कि बिल्कुल गैर जरूरी ये पॉइंट था और कोई जरूरत नहीं है। ड्रॉप किया है तो रिजवान आया है ना, द ड्रॉप इज अ ड्रॉप, चाहे आप उसको रेस्ट कहें, चाहे आप उसको जरा सा बिठा के सबर का पैमाना टेस्ट करने की बात करें, कुछ भी करें, ड्रॉप इज अ ड्रॉप। इट इज नॉट प्लेइंग इन दिस टेस्ट मैच एंड इज फुली फिट। मुझे ऐसे लग भी नहीं रहा सोहेब साहब वैसे कि कोई शान मसूद किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स में होंगे या किसी कंट्रोवर्सी को लेकर चल रहे होंगे। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो जो इंटेंट शो कर रहे हैं वो तो बड़ा अच्छा है। नहीं, ही इज नॉट द सॉर्ट। उनसे सवाल पूछा गया होगा और उसकी वजह से ये स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई आपने सरफराज को क्या, उसका करियर खत्म हो गया। इस तरह के सवाल आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या उनसे बाय द वे पूछा जाता है, उस पे उन्होंने जवाब दिया होगा कि नहीं, ड्रॉप का मतलब ये है कि इस मैच के लिए ड्रॉप किया है लेकिन उनका करियर में उनको ड्रॉप नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब नया साल है, उसको हमने वेलकम करना है, तो मेरा ख्याल है कि अगर तो ये तारीख रकम हो गई तो शान मसूद के लिए तो ये बड़ा जबरदस्त गिफ्ट हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका अगर हम जीत गए? पूरी टीम के लिए, पूरी टीम के लिए, पूरे मुल्क के लिए, बिकॉज़ शान मसूद ने जाहिर बात है इस गेम में आगे बढ़ के खेला है, दोनों इनिंग्स में 50 बनाए। ये पहली तीसरी दफा है, ओनली द थर्ड टाइम कि एक पाकिस्तानी कैप्टन ने ऑस्ट्रेलिया में दोनों इनिंग्स में और 50 किए हैं। इंतजाम भी नहीं कर सका, मोहम्मद यूसुफ भी नहीं कर सका, बड़े बड़े बल्लेबाज हैं। तो हनीफ मोहम्मद थे, उसके बाद इमरान खान थे और अब जो है शान मसूद है। तो ही इज द थर्ड पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन टू स्कोर 15 बोथ इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो बड़ी बात है क्योंकि शान मसूद का वो लेवल नहीं है जो दूसरे बल्लेबाजों का है जिनका मैंने नाम लिया, लेकिन उसके बावजूद मिडिल ऑर्डर और टेल एंडर्स हैं, उनसे फिर क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए आज के दिन के हवाले से? क्योंकि अब ये देखिए ना, शुरू वाले तो 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। देखिए पहली इनिंग में भी आपने यही नोट किया था कि आप कोई 100 for 1 थे, समथिंग एकदम से आप कोलैप्स हो जाते हैं। यही देखना पड़ेगा कि क्या दीज मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जो अभी खेल रहे हैं, बाबर आजम और सऊद शकील पे रिजवान ने आना है, क्या ये 3 बल्लेबाज जो हैं ये अपना लोहा मनवाएंगे इस पिच के ऊपर? और उसके बाद फिर आमिर जमाल और सलमान अली आगा ने अपने ऑलराउंडर के क्रेडेंशियल्स को प्रूव करना है। एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान ने ऐसी पोजीशन से काफी दफा लड़खड़ा गया है। जबरदस्त। थैंक यू सो मच सोहेब साहब फॉर योर टाइम और बेस्ट विशेस हैं ये। इंशाल्लाह एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो ये भी हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि जान मार रहे हैं हमारे बॉलर्स भी, हमारे कैप्टन भी, हमारे खिलाड़ी, तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अब मैं कुछ बात करूंगी, खेल के बाद कुछ तफरीह की बात हो जाए ना, तो जब तफरीह की बात आती है तो फिल्में भी हम देखते हैं, खाबे शाबे तो चलते ही हैं। तो अब फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो साल 2023 है कैसा रहा है, जो फिल्में आई हैं उन्होंने कितना बिजनेस किया, इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही थी। अच्छा, अब इस सारे में ना सवाल ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी फ़नकार हैं वो भारतीय फिल्मों को सपोर्ट करने पर मजबूर क्यों है। खैर हमने ये भी देखा कि बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो कि इंडिया गए और वहाँ की पंजाबी फिल्मों में उन्होंने काम भी किया और वहाँ से भी उनको अप्रिसिएशन मिली। एनी हाउ, खैर ये तो अच्छी बात है कि कोई ना सरहद की बाउंड्री नहीं उस तरीके से होनी चाहिए, रोक टोक, मिलकर ही काम करना चाहिए। फ़नकारों के लिए कोई सरहद नहीं होती है। मोइन ज़ुबैर इस वक्त हमारे साथ हैं, तो उनसे जानते हैं क्योंकि उनकी बड़ी गहरी नज़र है कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। वेलकम टू आवर शो मोइन। थैंक यू सो मच। अच्छा मोइन, मुझे ये बताइएगा कि देखिए, एक तो हम अगर कंपैरिजन करें पिछले अदवार का इस साल के साथ कि कितना फ़र्क आया, वो भी आप बताइएगा। फिर हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे नए फिल्म मेकर्स थे जिन्होंने इस साल
फिल्में बनाई भी और वो पेश भी की, उनमें से कौन नुमाया रहा? ये दोनों सवाल। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सहरिश। जैसा कि आपने रिपोर्ट बनाई, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट बनी है। एक कंपैरिजन मैं आपको 2022 और 2023 का देना चाहूँगा कि 2022 में बिजली के वो बिल नहीं आया करते थे जितने 2023 में सिनेमा मालिकान को आ रहे हैं। तो मेन वजह इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की जो सिनेमाज हैं वो भी बंद हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अखराजात इतने ज़्यादा हो चुके हैं। और सिनेमा इंडस्ट्री अगर मौजूद नहीं होगी, स्क्रीन मौजूद नहीं होगी, तो ये फिल्म इंडस्ट्री बिजनेस कैसे कर सकेगी? एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो शायद उनको इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि पब्लिक हॉलीडेज के अलावा भी उनकी फिल्म बिजनेस करने की सलाहियत रखती है या नहीं। इसलिए हमने देखा है कि बड़ी ईद पर कई फिल्में जो है वो इकट्ठी, तकरीबन 6 फिल्में जो है वो इकट्ठी लगा दी गई, जिसका नतीजा ये निकला कि बिजनेस करने में कोई फिल्म कामयाब नहीं हो सकी। जो 2023 की ज़बरदस्त फिल्म रही वो तेरी मेरी कहानियाँ ही रही, क्योंकि उसमें आप देखें कि एक टिकट में आपको 3 फिल्में देखने को मिल रही हैं और तीनों ही मुख्तलिफ राइटर्स हैं, तीनों ही मुख्तलिफ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने उन फिल्मों को डायरेक्ट किया। और इसके अलावा 3 मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। कहीं आपको कॉमेडी मिलेगी, पहली फिल्म में हॉरर मिलेगा, दूसरी फिल्म में रोमांटिक कॉमेडी मिलेगी, तीसरी फिल्म में आपको रोमांटिक फिल्म मिलेगी। तो ये एक वजह थी जो तेरी मेरी कहानियाँ को कामयाब करने में उसने अहम किरदार अदा किया। अब 2022 में जो एक फिल्म रिलीज हुई थी द लेजेंड ऑफ मौला जट, उसका जो रिकॉर्ड बिजनेस रहा, मुझे लगता नहीं है कि हम कभी उसको तोड़ने में कामयाब होंगे, क्योंकि जितने हमारे यहाँ पे मसाइल है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के हों या फिर सिनेमा इंडस्ट्री के हों, उसको देखते हुए लग नहीं रहा कि हम कोई बेहतर फिल्म बिजनेस करने में कामयाब हो सकते हैं। वैसे आई थिंक सो मोइन, वो लकी भी इस तरह से रहे कि शायद तब इतनी महंगाई नहीं थी जितनी 2023 में फिर हुई है। 2022 में फिर भी इतनी महंगाई नहीं थी जितनी बाद में देखी गई। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन एक और चीज है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो द लेजेंड ऑफ मौला जट टीम की थी वो बड़ी जबरदस्त रही। हमने देखा कि 2022 में जब ये फिल्म रिलीज होती है तो पहले 11 दिन के लिए इन्होंने फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की जो टिकट्स थी वो आम टिकट से तकरीबन 10% या 15% उन्होंने इंक्रीज करके ही बेची। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि फिल्म पर इतना पैसा लग चुका है तो हम इसको सस्ती टिकट के जरिए उसका बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो एक स्ट्रेटेजी उनकी अच्छी थी, लेकिन उसकी दूसरी वजह ये भी है कि फिल्म की कहानी और फिल्म की जो मेकिंग थी और उसके बाद फिल्म में जो एक्टर्स ने काम किया, द लेजेंड ऑफ मौला जट की बात कर रहा हूँ, वो बड़ी आउटस्टैंडिंग थी, जिसकी वजह से ऑडियंस ने, चाहे वो 1000 रुपए की टिकट मिल रही है, 1500 की मिल रही है, 2000 की मिल रही है, लोगों ने आकर उसको देखा। 2023 में भी सहरिश ये फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिनेमाज में लगी रही। लेकिन आप इधर से अंदाजा कर लें कि 2023 में सिर्फ अगर कोई फिल्म अच्छा बिजनेस कर सकी है तो भारतीय पंजाबी फिल्म ही है जिसका नाम है कैरी ऑन जट्टा 3, जिसने पाकिस्तान में अब तक की इतलात के मुताबिक 25 से 30 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। अच्छा मोइन, मुझे एक बात बताइएगा, अभी फैसल कुरैशी हमारे बड़े ज़बरदस्त अदाकार हैं और बड़ा उनको अवाम पसंद भी करते हैं। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि जो भारतीय फिल्में हैं ना, सिनेमा की बहाली के लिए उनकी नुमाइश ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में वो लगाई जाएं। आप किस तरह देख रहे हैं इस मुतालबे को? क्योंकि देखिए, पहले हम ही थे और हमारे फनकार ही थे जो ये कह रहे थे कि जी हमारी फिल्में लोग इसलिए नहीं देखते कि हम भारतीय फिल्मों की नुमाइश करते हैं, अपनी चीज़ें लोगों को दिखाएंगे तो लोगों को समझ आएगी ना कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन अब वो मजबूर क्यों है ऐसे स्टेटमेंट देने पर? अच्छा, ये तो फैसल कुरैशी साहब बड़े बहादुर एक्टर हैं जिन्होंने सामने आकर खुद कह दिए। लेकिन अगर जितने भी पाकिस्तान के प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं उनसे अगर आप ऑफ कैमरा बात करें तो वो यही कहेंगे कि इंडियन फिल्मों को पाकिस्तान में रिलीज करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर हम पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री को देखें जो इस वक्त ग्रो कर चुकी है, मल्टीप्लेक्सेस हम देख रहे हैं 2000 के बाद से, तो वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ही हमारी सिनेमा इंडस्ट्री स्टैंड की थी। क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई इंडिया की फिल्म आ रही होती थी, तो पाकिस्तान में इतना क्रेज था इंडियन फनकारों का कि वो सिनेमा में आकर उस फिल्म को देखा करते थे, जिसकी वजह से हर मॉल में कोई ना कोई सिनेमा बनाने की ज़रूरत पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको महसूस हुई। तो फैसल कुरैशी साहब का ये मुतालबा सिर्फ उनका अपना नहीं है, ये तमाम फनकार बरादरी का मुतालबा है जो उन्होंने किया है। और फिल्म इंडस्ट्री, जो यहाँ के सिनेमा इंडस्ट्री है और ख़ास तौर पे जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी हमें यही कहते हैं कि आप हुकूमत से बात करें कि कम अज़ कम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को
इंडियन फिल्म्स को पाकिस्तान में रिलीज करने की इजाजत दिलवाएं। इसी बहाने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी ग्रो कर जाएगी, पाकिस्तान के जो सिनेमाज हैं वो भी चलते रहेंगे। अभी होता ही है कि अभी मैं आपको बताऊं कि पंजाब में सिनेमाज हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो इंडिया की है, उनकी फिल्म्स आती हैं तकरीबन महीने में एक आध फिल्म रिलीज हो जाती है उनकी। उससे जो सिनेमा इंडस्ट्री पंजाब की है वो खड़ी रहती है। अभी भी जो पब्लिक हॉलीडेज हैं, अगर ओवरऑल हम कंक्लूजन निकालें इसका लास्ट ईयर का, तो हॉलीवुड फिल्मों ने भी बिजनेस बड़ा अच्छा किया है। और जो सिनेमा मालिकान है वो यही कहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्में इतना बिजनेस नहीं करती हैं, हम तो सिर्फ नेशनल ड्यूटी के तौर पर इनको फिल्म रिलीज शोज दे देते हैं। लेकिन इन शोज में पब्लिक की अगर आप तादाद आके देखें तो आप खुद सोचेंगे कि इतना बड़ा सिनेमा होगा और उसमें अगर 10 बंदे आकर बैठे हैं तो हम अखराजात कैसे पूरे करेंगे। सही। तो पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर्स, पाकिस्तानी आर्टिस्ट ये खुद भी ये कह रहे हैं कि आप लोग होनी चाहिए नुमाइश इंडियन फिल्मों को पाकिस्तान में रिलीज की अच्छा इजाजत मोइन, वैसे तो मैं अगर ये बात नहीं कहूँगी तो मेरा ख्याल है कि आपके साथ भी ज्यादती होगी। हमारे आप बड़े ख़ास कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और माशाल्लाह से साल 2023 में आप बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि पाकिस्तान से मुझे बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में नज़र आया हो और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हो और देख रहा हो कि वहाँ पर चीज़ें क्या चल रही हैं। आप रेड सी फेस्टिवल में भी गए, तो मुझे ज़रा अपना एक्सपीरियंस बताएगा और वहाँ पर पाकिस्तानी फिल्म्स को, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को किस तरह लिया जा रहा था इस साल में 2023 में, ये ज़रूर बताइए। सऊदी अरब में जो रेड सी फिल्म फेस्टिवल था 3rd एडिशन, वो बड़ा ज़बरदस्त था और हमने वहाँ जाकर जो चीज़ें विटनेस की वो ये कि सिनेमा के ऊपर वो बड़ा काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि मुख्तलिफ ममालिक की जो फिल्मों को उन्होंने नुमाइश की इजाज़त वहाँ पे दी है। इससे भी उनकी जो सिनेमा इंडस्ट्री है और वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बड़ी ग्रो कर रही है। 3 साल तीसरा एडिशन था इसका रेड सी फिल्म फेस्टिवल का और पाकिस्तानी फिल्म थी इन फ्लेम, फीचर फिल्म थी। इस फिल्म ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड वहाँ पर हासिल किया 3rd एडिशन में और $1 लाख भी उन्हें मिला। तो मायरा खान भी वहाँ पर थी और हुमायूं सईद भी वहाँ पर इनवाइटेड थे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बगैर जो वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री है वो भी इनकम्प्लीट है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये है कि फनकार तो अच्छे हैं लेकिन गवर्नमेंट उस तरह उनको स्पॉन्सर नहीं कर रही होती, सपोर्ट नहीं कर रही होती। जैसा हम सऊदीया में जाकर देखा है कि वहाँ की गवर्नमेंट अपने फिल्म मेकर्स को सपोर्ट कर रही है, अपने फिल्म आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रही है। इस हम पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं मिलती। तो वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री के लोग पाकिस्तान से अगर कुछ सीख रहे हैं तो उसकी मिसाल यही है कि उनको एक फिल्म अच्छी लगी जिसका नाम था इन फ्लेम्स और ये पाकिस्तानी फिल्म थी। अच्छा, अदनान टीपू को भी तो बुलाया गया, आई थिंक जॉयलैंड थी, उनको भी तो अप्रिशिएट किया गया था, उनको भी अवार्ड मिला था। इन फ्लेम्स में ही अदनान टीपू उनकी भी एक जॉयलैंड मूवी भी थी, उसने भी काफी उसको पजीराई मिली थी। नहीं, जॉयलैंड फिल्म यहाँ पर नहीं थी। जॉयलैंड फिल्म इस फेस्टिवल का हिस्सा नहीं थी, रेड सी फिल्म फेस्टिवल का। नहीं ये मुझे पता है, किसी और फेस्टिवल में थी, लेकिन ये फिल्म थी जिसको इंटरनेशनली काफी अप्रिशिएट किया गया था। जी, कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। और मैं उस एक और चलें, हमने ये टॉपिक डिस्कस कर ही लिया है। अभी हो ये रहा है कि शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म पर ज़्यादा रुझान है। हमारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जैसे जिनकी फिल्म सिनेमाज में नहीं लगती, लेकिन जब वो इन फेस्टिवल पे अपनी नॉमिनेशन भिजवाते हैं, जैसे कि इन फ्लेम्स में मैंने भिजवाई और इसी तरह 3 और फिल्में थी रेड सी फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान की, इन्हें सिनेमाज में अक्सर नहीं दिखाया जाता। ये शॉर्ट फिल्म हो या फीचर फिल्म हो, ये फिल्म बनाई इन फेस्टिवल्स के लिए जाती है जहाँ पर इनको दुनिया के जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं वो जब देखते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं और फिर बाद में यही होता है कि पाकिस्तान की ये फिल्म है जिसने फलां फेस्टिवल में अवार्ड जीता। तो उसकी आप वजह यही देख लें कि सिर्फ सपोर्ट की कमी है हमें। बिल्कुल आपने सही कहा कि सपोर्ट की कमी है। हुकूमत अगर थोड़ा सा ऑन करे ना अपने फनकारों को भी और इस इंडस्ट्री को भी, तो ये बहुत इसमें पोटेंशियल है। हमारे अदाकार माशाल्लाह इस तरह का काम करते हैं कि उनको बाहर दुनिया भर में पजीराई मिलती जिसके वो हकदार हैं, और बड़ा अच्छा भी लगता है फिर जब वो मुल्क के लिए फ़ख्र की बात होती है। बहुत शुक्रिया मोइन, आप हमारे साथ आपने ओवरऑल 2023 जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा है उसका सम अप कर दिया आपने एक साथ। तो जनाब अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है।
वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी मुझे बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं उनका तारुफ भी आपसे करवाती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको मुद्दा बयान कर दूँ जो कि मेरा ख्याल है कि ये हर पाकिस्तानी की ना दुखती रग है। आपको पता है पानी से तो खाना पकता नहीं है, खाना पकेगा तो तेल से पकेगा। और तेल की कीमतों में 2023 में जितना होशरुबा इजाफा हुआ है कि हम लोग सब ये सोचने पे मजबूर थे कि एक गरीब के लिए खाना कैसे बनता होगा, किस तरीके से वो सरवाइव कर रहा होगा। और इतना सडन और इतना ज़्यादा चेंज, मतलब थोड़ी बहुत कीमत बढ़ती है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया, लेकिन यहाँ तो कहाँ बात 300 से शुरू हुई थी और 550, 600 तक बात चलेगी। और वो लोग तो भूल जाएं कि कभी देसी घी और जो जैतून के तेल से या फिर मस्टर्ड ऑयल से खाना पकाते थे, वो तो खैर इस फहरिस्त में है ही नहीं। एक गरीब बंदा जिसको कि खाना ही खाना ज़ाहिर है जीने के लिए, वो कितना परेशान हो गया। आखिर इसके पीछे क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से प्राइसेस इतनी बढ़ गई। हम एग्रो बेस्ड इकोनॉमी वाले, हमारा मुल्क ज़रई, हमारे पास कुदरती वसाइल से माला माल, क्या वजह हुई कि हम एक तेल नहीं बना पाए अपना। हमें उसके लिए भी सोयाबीन बाहर से इंपोर्ट करानी पड़ती है, तो तेल बनता है तो फिर हमारे यहाँ वो ख़रीदा जाता है और लोग खाना बनाते हैं। इसके पीछे क्या वजूहात है, इसी पर बात करने के लिए साबिक चेयरमैन है FPCCI के, इसके अलावा बनास्पति एसोसिएशन के भी साबिक सदर हैं, 5 बार रहे हैं, अब्दुल वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया इतनी दूर से। खास शुक्रिया आपका इसलिए कि आप सुबह सुबह उठ के आए हैं। ये वाकई मुश्किल काम था मेरे लिए। अच्छा वहीद साहब, मैंने जो भी सारी बात बताई है, मेरा ख्याल है कि आप भी इससे मुत्तफिक होंगे। मुझे नहीं पता कि आप अगर चेयरमैन थे तो क्या आपको भी इफेक्ट किया इन प्राइसेस ने या नहीं, वरना बाज़-औक़ात ये होता है कि जो चेयरमैन होते हैं ना, वो उनको होता है यार अपना ही सिस्टम है, कोई मसला नहीं है। ऐसा तो नहीं था? नहीं, देखें, अगर हम अपना सोचेंगे तो एक बंदे को अपना सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। सही कह रहे हैं। ये आपको पूरे पाकिस्तान का सोचना है, और अगर उसका नहीं सोच सकते तो आपको हक नहीं है उस सीट पे बैठने। ये बड़ी एक अजीब सी परसेप्शन है, आपको पता है पाकिस्तानी कौम में, उनको ये लगता है कि जो बंदा अगर किसी ओहदे पे बैठा हुआ है ना, तो ये बड़े मजे में होगा, हम ही हैं जो पिस रहे हैं। मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया। नहीं, वो ज़्यादा पिसरा होता है इसलिए कि उसके ऊपर सारी तरफ से प्रेशर होता है, हर तरफ से, पब्लिक की, गवर्नमेंट की, लोगों, मतलब इंडस्ट्री का, हर बंदे का। बात यह है कि ये हम लोग क्योंकि ज़रई मुल्क होने के बावजूद हमारी बदकिस्मती है कि हम अपना तेल खुद नहीं बनाते, खुर्दनी तेल, बनोला ऑयल, क्योंकि बनोला बने तो उसके साथ पूरी इंडस्ट्री ज़िंदा हो जाती है पाकिस्तान की, नहीं ओनली घी की नहीं, ऑयल की नहीं, पूरे पाकिस्तान की, कॉटन की, धागा उसी से बनता है। इवन वंडा यानी कि जो जानवरों की मील उससे बनती है, जैसे हम खल कहते हैं, बनोला, सरसों, ये सारी जो फीड है। क्या वजह है इसके मैं आज कर रहा हूँ हमारा जो, मैंने 2019 में जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था फेडरेशन FPCCI का, उस वक्त मेरी काफ़ी कोशिश थी कि ये किसी तरीके से गवर्नमेंट इस पे काम करे और पाकिस्तान में कॉटन पैदा करे। आज से आप चले जाएं 70s में, उस वक्त भी हम उतनी कॉटन पैदा कर रहे थे और 2023 में भी उतनी कर रहे हैं। हाँ वहीद साहब, हमें तो बम्पर क्रॉप्स की भी खबरें आई थी जी, मैंने बता और हम तो खुश हो गए थे कि पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। दरमियान में हमारी फसल आधी भी नहीं रही थी, 2020 में हम आधे भी नहीं थे। अभी इस साल कुछ बेहतरी का इम्कान है, कुछ बेहतरी का इम्कान है, लेकिन हम इंपोर्ट तो फिर भी कर ही रहे हैं। इंपोर्ट तो फिर भी कर रहे हैं। अभी भी अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दें, हम गन्ना, ये वो, गंदम, इसके पीछे पड़े रहें। ज़रूरत है गंदम भी, ज़रूरत है गन्ना भी, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर हम कॉटन उगाते हैं तो हमारी 17 इंडस्ट्रीज चलती हैं और हमारे डॉलर आएंगे जाएंगे नहीं, यानी कि कॉटन में और एडिबल ऑयल सीड में, फीड में, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इसकी वेस्ट है। और गन्ना अगर हमारे पास शुगर नहीं है तो हम लिक्विड अफ्रीका से इंपोर्ट कर लेंगे, जो चीपेस्ट कंट्री है दुनिया की। मुझे कसम से इस बात का इतना दुख होता है कि ये चीपेस्ट कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं, उनसे हम इंपोर्ट करेंगे, इसलिए अंदाजा लगाएं। नहीं, हमें मजबूरी इसलिए है कि अगर हम इधर कॉटन बना लें, अगर हमारा कॉटन पे $10,000 खर्च हो रहा है और $1,000 हमारा शुगर केन पे खर्च हो जाता है, तो हमें क्या चाहिए? हमारे पास तो वैसे ही पानी ज़मीन में कम है और शुगर केन वो पानी उसको चाहिए, और वो तो ज़मीन को पानी लिया जा रहा है। टेक्निकलिटी अगर हम जाके देखें तो हमें तो हर लिहाज से
कॉटन में फ़ायदा है, कॉटन में फ़ायदा है। तो क्या वजह है कि हम उस तरीके से नहीं काम कर पा रहे? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी देनी पड़ेगी। हम देते हैं, सब्सिडी दे देंगी, 3000 गंदम का रेट फिक्स कर दें, 4000 गन्ने का। भाई इसका रेट फिक्स करो, 10,000 करो फिक्स, ताकि इसका रेट फिक्स करो ताकि आपके डॉलर जाने के बजाय आएंगे, क्योंकि जो आप कपड़ा एक्सपोर्ट करेंगे, जो चीज़ें आप एक्सपोर्ट करेंगे वो आएंगी जाएंगी। तो हमारी तरजीहात में ये चीज़ें शामिल नहीं है? नहीं है, अभी तक नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो गवर्नमेंट, अब हम तो गवर्नमेंट नहीं है। आप एज अ पाकिस्तानी क्या सोचते हैं? एज अ पाकिस्तानी तो मैं 10 दफ़ा इस बात के ऊपर लिख के भी दे चुका हूँ। क्या जवाब मिलता था? जो कुछ नहीं, बल्कि मुझे याद है असद उमर साहब से तो मेरा ज़रा हो भी गया था उस वक़्त। वो अच्छा ही नहीं लगता, ऑन एयर मैं कह रहा हूँ ये बात। नहीं तो मतलब नीयत का फुकदान है, तरजीहात में शामिल नहीं है, फोकस किसी और तरफ है। मुझे नहीं समझ आती कि बेसिक नेसेसिटीज़ जो एक पाकिस्तानी की ज़रूरत हैं उसको पूरा करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, हमारी तकदीर के फैसले उनके हाथ में होते हैं। तो क्या वजह है कि वो उस बारे में नहीं सोचते? देखें, हमें वो जब बुलाते नहीं हैं, देखें जो घी एसोसिएशन है ये 10 दफ़ा ये चीज़ें दे चुकी है। लास्ट ईयर भी बजट में उन्हें नहीं बुलाया, उससे पहले भी सजेशंस दी, सजेशन हर साल दी जाती है, अमल आज तक नहीं हुआ। जब तक इस चीज़ पे अमल नहीं करेंगे, कॉटन की ग्रोथ नहीं करेंगे, ना ये एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं अपनी, और ना ये अपना एडिबल ऑयल का बिल कम कर सकते हैं। बात ये है कि जब आप बात करें 105 रुपये का डॉलर था तो 300 रुपये रेट था, 280 रुपये रेट था घी का। आज 600 रुपये है तो डॉलर भी 280 रुपये का। लेकिन डॉलर से तो ठीक है, ये चीज़ें लिंक्ड नहीं, हैं और उसकी वजह वही है कि इंपोर्ट हमें करानी पड़ती, पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है, तो महंगाई हो रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे आप वहीद साहब एक बात ये बताइएगा कि आप मुझे कुछ थोड़े से फिगर्स देंगे कि अभी हमें कितना करना चाहिए, हम लोग कितनी उगा रहे हैं और कितनी की हमें शॉर्टेज है, जिसकी वजह से हमें फैक्टर्स ये हैं कि जी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि हम परेशान हैं। हमारी टोटल जो इस साल बेल आई है ना इसकी कॉटन की, लास्ट ईयर जो रिपोर्ट आई है वो 1 करोड़ 10 लाख की है। अच्छा, जो मुझे नॉलेज है, गलती हो सकती है ऊपर नीचे। सही। तो एडिबल ऑयल उसमें से जो निकलता है वो 4 लाख टन भी नहीं है, यानी कि 1 महीने की कंजम्पशन भी हमारी अपनी नहीं है। अभी सरसों आया यानी कि रैपसीड, तो वो कुछ बेहतर चल रहा है। अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ हम उसका सीड भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो भी इंपोर्ट करें। लेकिन अभी आपने ये बताया कि इस साल कुछ बेहतरी की, आगे जो आने वाला साल है बेहतरी की उम्मीद है। डॉलर तो मुझे नहीं लगता कि इसको रिवर्स गियर लगेगा, वो तो ऊपर ही जाएगा। तो फिर कैसे मुमकिन है कि हमें सस्ता तेल या घी मिलेगा? वो मुमकिन नहीं है जब तक हम अपनी ग्रोथ नहीं करेंगे, जब अपनी ग्रोथ नहीं करेंगे। देखें, अच्छा, सोयाबीन भी जो आपने शुरू में जिक्र किया, सोयाबीन भी हमारे यहाँ सीड इंपोर्ट कर रहे हैं हम और उसका ऑयल निकाल रहे हैं। हम तो फलों की सीड्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम क्या है जो खुद कर रहे हैं? भाई साहब, यही तो दुख है। देखें, अगर आज हम ऑलिव के ऊपर, मैं खुद वर्क कर रहा हूँ, मैं तकरीबन 1000 एकड़ के ऊपर ऑलिव लगा रहा हूँ। शायद मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ जब तक मैं हूँ। उसके ऊपर ऑलिव के साथ साथ हमें इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑलिव हम खाएंगे, घी तो उसका फिर भी हमने नहीं बनाना वाकई। हालांकि बाहर के ममालिक में तो घी वो इस्तेमाल हो रहा है, ऑयल ही वो इस्तेमाल हो रहा है ऑलिव्स का, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा है। इसका कॉस्ट ज़्यादा है, उसकी कॉस्ट कम है, तो बेहतर है कि हम, अच्छा, कॉटन का हमें फ़ायदा क्या, मैं बार बार कॉटन पे इसलिए ला कि वो आपको उसके बाद ये कपड़ा भी उसी से मिलना है, गारमेंट्स भी उसी से मिलनी है। बिल्कुल, आपकी जो एक्सपोर्ट, जैसे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ही उसके ऊपर खड़ी है। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, धागा इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से और कपड़ा बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। और हम अपना धागा क्यों नहीं बना रहे? इसलिए कि हमारे पास कॉटन नहीं है। हमारे पास कॉटन नहीं है और कॉटन उगाने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। अभी देखें ना, कॉटन इस वक्त ये जॉर्जिया या बॉर्डर हमारा ये जो लग रहा है चलास के साथ, वहाँ से कॉटन आ रही है, एनएलसी उसे ट्रेड कर रही है, लेके आ रही है, और यहाँ पे हम उसका धागा बना रहे हैं।
आप ये बात कर रहे हैं ना वहीद साहब, हमारे यहाँ फार्मर्स जिन पुरानी टेक्निक्स पे काम कर रहे थे ना सदियों पहले, उन्हीं टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं। आज तक उनको ना एजुकेट किया गया, ना ट्रेन किया गया, ना नई टेक्नोलॉजी। ना हम दौरे बहुत करते हैं कि फलाने मुल्क में जनाब गए, बड़ा इस्तकबाल हुआ, वो करके रहे हैं, ये भी तो पूछे ना उनसे, आप भी फॉलो कर लें थोड़ा सा। हम मैंने पिछले दिनों कुछ बातें हो रही थी तो फूड के ऊपर बड़ी गंदम के ऊपर हो रहा था कि ज़मीन दे रही गवर्नमेंट, लोगों ने ली भी है, गंदम तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये कॉटन पे अगर नहीं ठीक करेंगे ना तो एक्सपोर्ट हमारी बढ़ नहीं सकती, ये कुछ भी कर लें, क्योंकि हमारे पास देखें ना हम बिजली दे रहे हैं कॉटन, ना हम गैस दे रहे हैं इंडस्ट्री को, तो कम से कम अगर कॉटन देंगे तो उसकी कॉस्ट बेयर कर लेगा। एक हमारे साबिक सदर थे, उन्होंने जाते हुए कहा था पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, तो ये अल्लाह ही है जो पाकिस्तान को चला रहा है इन हालातों वाक़यात में। जो यकीन करें कि जो भी ओहदों पे बैठे हुए हैं ना, ख़ास तौर पे जिस तरह के ओहदे पर आप रहे हैं, वो इसी तरह की बातें बताते हैं। खैर इस पर हम उम्मीद अच्छी रख सकते हैं कि साल का आखिरी हमारा शो भी है और ये हफ्ता भी है, अल्लाह करे अगले साल इन चीज़ों को फोकस किया जाए। मेरी तो सबसे गुजारिश है कि हम अपनी कंट्री के मतलब इस तरह की गुफ्तगू ना करें, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं अमेरिका, हम बात करते हैं यूरोप, मुझे बताएं कौन सा मुल्क है जो अपने ही इंडस्ट्रियलिस्ट या अपने ही लोगों के खिलाफ टीवी में बैठ के बोल रहा है। भाई हमें अपने मुल्क को अच्छा करना है। अच्छा कब होगा? जब हम खुद अच्छे होने चाहेंगे, जब हमारी नीयत होगी, जब हम खराब, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। अच्छा आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ कि जो एक परसेप्शन है हमारे मुल्क में, अब तो खैर जब से घी महंगा हुआ है, ऑयल महंगा हुआ है, पता नहीं कितने ब्रांड्स आ चुके हैं जिनको कभी सुना भी नहीं था, उस नाम के ब्रांड्स आ चुके हैं, अपना तेल मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं और सस्ते दामों में भी फरोख्त कर रहे हैं। पता नहीं क्यों एक परसेप्शन बना हुआ है, उसको आप जवाब दे दीजिएगा, कि लोग ये समझते हैं कि पता नहीं ये हड्डियाँ मुर्दा जानवरों की, उनसे ये घी निकाल के ये तेल बन रहा है, पाकिस्तानी अवाम की सेहत के साथ खेला जा रहा है। इंडस्ट्री में जिस तरीके से काम हो रहा है, आपने क्यों ऑब्जर्व किया, ये परसेप्शन ठीक है या गलत है? देखिए ये मैं जो इंडस्ट्री है वो तो ये काम नहीं करेगी, ना कर सकती है। एक तो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी है, नंबर 1। ये जो खुला तेल बिक रहा है ना मार्केटों में, ये बेसिकली वहाँ पे है और वो सिर्फ 200 रुपया किलो सस्ता मिल रहा है जी। वो परचेज कर रहे हैं, उनसे मजबूर हैं, वो भी मजबूर हैं और वो अपनी मजबूर तो वो बेचते तो महंगे ही है ना, बिल्कुल, लेकिन वो लोगों को जहर खिला रहे हैं। इसलिए बेहतर है कंपनी का पैक शुदा माल लिया जाए, किसी भी कंपनी का, तो कम से कम वो रिस्पॉन्सिबल तो है ना, उसका नाम लिखा हुआ है, उसका आप उसको चेक एंड बैलेंस है। तो इंडस्ट्री की तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं समझूं या मैं इस टीवी चैनल पे बैठ के ये कहूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। तो बेहतरीन इसका यही इलाज है कि इंडस्ट्री का पैक शुदा माल लिया जाए ताकि किसी बंदे को प्रॉब्लम ना हो। बड़ी अच्छी बात आपने की, अल्लाह करे कि ये अरबाब इख्तियार भी सुने और इस हवाले से सोचे, जो भी नई हुकूमत आए वो इन मामलात को तरजीह बुनियादों पर देखे जिसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है। अब मैं एक ऐसी शख्सियत की आपसे मुलाकात करवाने वाली हूँ। पहले तो मैं ये बता दूँ कि नया साल है, नई उम्मीदों के साथ खुद के जो इरादे उनको भी आप मजबूत कर लें, क्योंकि हम इंसान अपने मुस्तकबिल के हवाले से ख्वाब रखते हैं और यकीन करें जो ख्वाब हम देखते हैं उन्हें पूरा करने की पूरी सलाहियत भी रखते हैं। तो नए साल में आप अभी से अपने टारगेट सेट करें, फिर हौसले और हिम्मत से इन टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश करें। या तो आप कामयाब हो जाएंगे या सबक इससे ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि हार जो है ना वो आपको बहुत कुछ सिखा देती है। हार तो वक्ती तौर पे आप जाते हैं लेकिन लेसन उससे मिल जाता है। तो नौजवान नए साल में अपने कौन कौन से टारगेट और गोल्स हैं जो मुकम्मल कर सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त बड़े ज़बरदस्त मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर अतीक हैं जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपोनेंशियल लाइफ और बिजनेस कोच भी हैं, बड़े ज़बरदस्त ओहदों पर काम भी कर चुके हैं और PhD डॉक्टर हैं, मिलिट्री में भी सर्व कर चुके हैं। इस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं कर्नल रिटायर्ड अतीक साहब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, प्लेजर हैविंग यू ऑन माय शो एंड गुड मॉर्निंग। Good morning. Thank you so much for inviting me on your show, and I'm really grateful for Bold TV and its staff to taking that initiative right at the start of a new season, a new year. So thank you so much for that. ओके अतीक साहब, मेरा ख्याल है कि आप उन लोगों में से हैं जिनकी इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है
और आपकी ख़ास तौर पर ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग को लेकर आप बहुत कुछ सोचते भी हैं, और ऑटोनोमस जो एक है ना व्हीकल्स, उस पर भी आपकी ख़ास रिसर्च है। और इस वक्त जो ऑटो इंडस्ट्री में हो रहा है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में स्पेशली, तो आपके जहन में होगा कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं और होनी क्या चाहिए। तो पहले तो मैं चाहूँगी कि एज एन मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर, आप क्या मैसेज देंगे पाकिस्तानी अवाम को? क्योंकि मैंने अभी शुरू में कहा कि हम लोगों को अपने गोल सेट करने हैं और अपने जो टारगेट्स हैं उनको नए साल के शुरू होने से पहले सोचना है। कितना पोटेंशियल देख रहे हैं पाकिस्तानी अवाम में आप? Thank you so much for this question. Basically, now I am on a world tour where I am going from Pakistan to Sweden, and then UK, Portugal, Belgium, then Las Vegas, United States, and going back to Auckland. And I am conveying a message to everyone, irrespective of color, creed, and religion. And then especially focusing on Pakistan, because like I have been here for say last 2 to 3 weeks, and I have been addressing to all of the universities, जिसमें मैं कराची से लेकर पेशावर तक की मेजर यूनिवर्सिटीज़ में बात की है, and that is mostly on personal growth and financial freedom. Now personal growth में मैं जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि unless we change our paradigm, our personal paradigm, हम वो personal growth achieve नहीं कर सकते. You know, in today's world, this complete world is a sort of a market. और market में वही successful होगा जो value लेके आएगा. So you have to bring a value to the market in a way where there are customers who are going to buy you. So based on your skills, if you don't have the value to produce, so nobody is going to buy you, and then you remain poor. So basically हमारा as a nation हमारा paradigm एक shift होना चाहिए right at the start of this outset of this year, and then with an individual, अगर आप boy हैं, girl हैं, middle age हैं, अपनी उम्र के बड़े मराइल में दाखिल हो गए हैं, तो आपको अपना ज़हनी पैराडाइम को, पर्सनैलिटी ग्रोथ को बेस्ड ऑन बैक टू बेसिक्स, जिसमें हमारा फेथ है, अनसीन बिलीव है, सॉफ्ट स्किल्स हैं, हमारी ऑनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस है. You know, we are going toward materialism by sacrificing our values. हमें ये नहीं करना, हमें values के साथ materialism की तरफ जाना है. You know, if you, let's say, I'll give you an example. Say this is a dollar note, New Zealand dollar, and everybody is working for these dollars, right? This is very true. Okay, so you don't have to pursue this, right? This money, you have to attract this money. So how you are going to attract this money is based on your paradigm or your personality, because this entire universe is based on some principles, some logic. और सबसे बड़ा लॉजिक जो इस यूनिवर्स को लिया हुआ है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि टॉप मोस्ट सुप्रीम लॉ है. उसके नीचे 7 लॉज है, और अनलेस हमें वो लॉज नहीं पता और अपनी वाइब्रेशन को हम सिंक्रोनाइज उस फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिवर्स से नहीं करेंगे एज एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन आवर प्रोफेशनल ईथोस, हमारी वैल्यूज़ के ऊपर बेस करके, और जो कायनात का निज़ाम है जो कि बाइबल, कुरान शरीफ और तमाम स्क्रिप्चर्स में दिया गया है, हम उसके ऊपर बेस नहीं करेंगे तो हमारा कामयाबी नहीं होगी. तो आप मुझे पूछेंगे कि व्हाट इज़ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन जी, सो जो कि पूरी कायनात के ऊपर मुश्तमिल है. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज आस्क, जस्तजू करें, देन विजुअलाइज करें, विजुअलाइज करने के बाद उसका एक्शन प्लान में लेके आएँ, फिर रिसीव करें, और फिर रिसीव करने के बाद ग्रेटिट्यूड में चले जाएं, और फिर दोबारा साइकिल शुरू हो जाता है, जिसमें कुरान मजीद में भी है कि अगेन रीजन करें, एक्सप्लोर करें. सो योर माइंड इज बेसिकली एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, and your mind has to synchronize with the laws of the universe in a way whereby you start attracting. अच्छा अतीक साहब, एक चीज़ और जो कि मैं पर्सनली ऑब्जर्व करती हूँ, मैं चाहूँगी कि उस पर आप क्या राय रखते हैं वो ज़रूर बताइए, क्योंकि माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप इतने बच्चों के पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल फ्रीडम कोच भी हैं, उनको ट्रेंड कर रहे हैं. मैंने पाकिस्तानी अवाम में जो स्पेसिफिकली एक चीज़ देखी है ना, वो टाइम कैलकुलेशन का फुकदान है. हम लोगों की अप्रोच ये होती है कि ये काम अभी नहीं किया ना, चलो कल हो जाएगा. हम लोग इस तरीके से ज़िंदगी में प्रिंसिपल्स नहीं बनाते कि अगर ये करना है तो आज ही करना है. हम डीमोटिवेटेड रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, जल्दी मायूस हो जाते हैं. आप इन फैक्टर्स को किस तरह देखते हैं? थैंक यू अगेन. दिस इज़ द बेसिक नीड. आजकल जो दुनिया में रिसर्च हो रही है वो टाइम मैनेजमेंट पे है.
पहले ज़माने में ये होता था, जो पुरानी रिसर्च थी उसमें ये कहते थे कि आपने जो टाइम मैनेजमेंट करना है अपना, इट इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क, योर स्केड्यूलिंग, योर इंटेलिजेंस, कितने आप स्मार्ट हैं. So that is not the time management which now the productivity demands. Productivity demands that your time should be managed in a way, in a job, in a skill where you enjoy the most, जो आपकी fun हो. So what I say to the young people, entrepreneurs all over Pakistan, I've been saying that number one, you need to achieve, first 8 hours you need to dedicate to your first skill in which you are studying, and the next 4 hours you have to dedicate towards another special skill, जो anything होनी चाहिए, from digital literacy से लेकर programming से लेकर carpentry से लेकर you name it, painting or whatever you want, right? That creativity skill should be second skill. So you need to have 2 skills, and those 2 skills should be your first skill आपको job की तरफ लेके जा रही है, and second skill it's going to give you a business entrepreneurship. जब आपकी सेकंड स्किल इतनी डिटरमिन्ड, इतनी बेहतर हो जाए कि आपकी फर्स्ट स्किल के मुकाबले में वो दुगना आप कमाना शुरू कर दें, तो यू शिफ्ट ओवर टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, और फिर आप उसके ऊपर ले जाएं. एंड सेकंड इज यू नीड टू हैव 2 languages, you need to have a command over 2 languages. Unless you don't have a command over 2 languages, because this world is getting smaller and smaller, there are a lot of opportunities generating. Very true. And like okay, yeah please go ahead. नहीं आप कंप्लीट कीजिए. Okay, thank you. So what I was saying is that since you are sort of bringing a market value to the market, value क्या है इस वक्त, डिमांड मार्केट की क्या है, वो हमारे बच्चों ने लेके आनी है. और मार्केट समझते हुए आप देखें कि the thing is the world is moving towards especially after pandemic, it's going to be more interconnected. There's going to be more digital media and digital literacy. There's going to be more artificial intelligence and IoT techniques. Since my doctorate is in self-driving cars, and I am working right at the largest platform on the world with a technology transfer company in Sweden, where we are putting in a lot of technologies from space till underwater. और तमाम हम technologies देते हैं, and unarmed, you name anything, there are so many classified projects. But the basic thing is not technologies. We don't have to look towards the technologies right now. We don't have to look towards कि हम थोड़े dismal state में मायूस हैं because of the political environment, because of the leaders, and so we have to look inwards. हमने personal growth किस तरह करनी है अपनी. नहीं, आपने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है. थैंक यू सो मच डॉक्टर अतीक कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और ये बड़ी अच्छी बातें, अल्लाह करे कि हमारे नौजवान इनको अपने पल्लू से बांध ले. इन अदर वर्ड्स में कहूँगी. थैंक यू सो मच. वहीद साहब, आपका भी आप हमारे साथ मौजूद रहे. नाज़रीन, एक वक्फा लेना, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. स्टे विद अस. आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है. जी, वेलकम बैक. और अब जनाब, मैं आपसे जिनकी मुलाकात करवाने वाली हूँ ना, वो आज ना मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि जी सूरज निकला है तो वो भी निकले. वो ऐसे छुपे रुस्तम है कि उनकी आवाज़ सभी ने सुनी, लेकिन उनको देखा मैंने भी पहली बार है, और मेरा ख्याल है बहुत सारे पाकिस्तानी होंगे जिन्होंने उनको आज पहली बार देखना है. और गाने उनके ऐसे ऐसे हैं जो कि OST सॉन्ग्स होते हैं. बहुत सारे ड्रामे, सुपरहिट ड्रामे, ब्लॉकबस्टर ड्रामे, जिनके टाइटल सॉन्ग्स उन्होंने गाए हैं, और उनका तारुफ मैं आपसे करवाती हूँ. पहले मैं आपको बताऊँ कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए साल 2023 में कुछ ऐसे सिंगर आए जिन्होंने अपनी आवाज़ से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई. उनमें से एक वो भी हैं, और कैफ़ी खलील भी हैं, फिर अब्दुल हनान भी हैं, फिर और भी बहुत सारे बैंड्स थे. तो साल 2023 में शायकीन साल भर पाकिस्तानी गानों पर झूमते ही रहे हैं. तो रवां साल में टॉप पोजीशन पर कैफ़ी खलील का जो कब्ज़ा था वो हमने देखा. फिर उनका गाना कहानी सुनो अभी भी म्यूज़िक में ट्रेंड कर रहा है. और दूसरे नंबर पर अब्दुल हनान है, फिर एक सिंगर और म्यूज़िक राइटर भी हैं जो कि, और उनका गाना जो है इरादे वो ट्रेंड में शामिल है. म्यूज़िक ट्रेंड में तीसरा नंबर, और बैंड जो है वो उसमें एक सॉन्ग है ना, है तू कहाँ, ये भी चल रहा है. और ये पाकिस्तान कराची के 3 लड़कों ने गाया है, राफे, उसामा और वाहिद है इन बैंड में. और पसूड़ी गाना वो बड़ा हिट रहा है, धूम मचाई उसने, यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क में भी उसके खूब चर्चे हुए. इस गाने को पाकिस्तानी सिंगर अली सेठी और शायगिल जिन्होंने गाया, लोगों ने बेहद पसंद किया. तमाम ट्रेंड में शामिल गाने जो कि साल 2023 में जनाब जीनत रहे हैं मुख्तलिफ महफिलों के और लोगों के हेडफोन्स के. तो इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, आपको इतनी हैरत होगी उनसे मुलाकात करते हुए कि जितने टॉप
हम लोगों ने ड्रामे इंजॉय किए हैं ना इस साल में, उनके OST सॉन्ग्स इन्होंने गाए हैं। मेरे साथ शानी अरशद मौजूद हैं जो कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, सिंगर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, प्लेबैक सिंगर भी हैं, बहुत कुछ है। तो वेलकम टू आवर शो शानी अरशद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं आपसे मिलके हैरान हो रही हूँ कि वो जो मैं सुनती थी ना, कैसी है ये बेवफाई, मुर्तसिम और मीरब ने धूम मचाई हुई थी, वो गाना भी आपने गाया है? जी, वो भी मैंने गाया है। तो माशाल्लाह से कैसा रहा आपका साल 2023? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा, राज़े उल्फत से सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था 2023 में? 2023 में नहीं, सिलसिला तो पिछले, वो तो पुराना था, लेकिन मैं स्पेसिफिकली 2023 की बात कर रही हूँ। इसमें कितने आपके गाने हैं जो कि मैंने तो खैर एंजॉय किया, राज़े उल्फत भी और ये तेरे बिन का टाइटल सॉन्ग भी, इसके अलावा बेलगाम भी, फतूर भी, सियानी, माशाल्लाह। ये मतलब ये कहते हैं ना, वो एक लंबी लिस्ट है। तो इसका मतलब है साल आपके लिए बड़ा लकी साबित हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार रहा, क्योंकि सिंगिंग मैंने बहुत लेट शुरू की। मैं पहले तो म्यूज़िक प्रोडक्शन से मेरा ताल्लुक़ है और मुख्तलिफ सिंगर्स के लिए मैंने गाने प्रोड्यूस किए, कंपोज करता रहा, उनके लिए डमी ट्रैक्स गाया करता था। लेकिन आई थिंक ये बात शुरू हुई है 2021 जब राज़े उल्फत ड्रामा आया था। तो मैंने जिनके लिए वो गाना मैंने कंपोज किया था, तो उन्हें मैंने अपनी आवाज़ में एक स्क्रैच ट्रैक, हम हमेशा भेजते हैं अप्रूवल के लिए, ताकि सुनते हैं, वो नहीं अच्छा लगता तो फिर और डेमो होता है, फिर हम जब फाइनल हो जाता है तो उसके बाद हम फाइनल सिंगर्स को लिया करते हैं। तो मैंने स्क्रैच ट्रैक उनको भेजा, उन्होंने कहा यार ये तुम्हारी आवाज़ में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा चले ठीक है, तो क्या करें। उन्होंने कहा यार ये तुम्हारी आवाज़ में ही हम इसे रिलीज़ करेंगे। तो वो पहला मेरा इत्तेफाक हुआ था। वो जब मेरी आवाज़ में वो गाना गया तो वो सुपर डुपर हिट, राज़े उल्फत सबको ही पता है। और उसके बाद फिर ये हुआ कि जब मुझे उनकी तरफ से कि नए OST के लिए फ़ोन आने लगा, उन्होंने कहा यार ये तुमने ही गाना है, हम तुम्हारे पास आए इसलिए रहेंगे, हमने तुमने ही गाना है। सही। तो वहाँ से लिखते भी खुद हैं आप? नहीं, लिखवाता मैं साबिर ज़फ़र साहब से हूँ। अच्छा। पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं जिन्होंने सैयोनी और जुनून के जितने भी सुपर हिट गाने बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ लोग होते हैं लिख लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जब मैं स्पेशली जब OST लिख रहा होता हूँ ना, तो मुझे लगता है मुझसे बेहतर कहानी समझ पाते हैं साबिर साहब। अच्छा। क्योंकि एक देखें, एक केमिस्ट्री आपकी उनसे कुछ मैच करती है, उनसे मैच करती है, प्लस ये कि आपको 4-5 मिनट के अंदर आपको पूरे गाने की एक स्टोरी कहानी लिखनी पड़ती है। तो मैं नहीं सोचता कि मैं अभी उनसे बेहतर लिख पाता हूँ, मतलब वो मुझसे बहुत अच्छा लिखता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि आपने वैसे फिल्म्स के लिए गाया है? जी, फिल्म्स के लिए भी गाया मैं। अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामास जितने ज़्यादा देखे जाते हैं और समंदर पार भी पाकिस्तानी इतना एंजॉय करते हैं, हम लोग अक्सर उनकी OSTs को बहुत एंजॉय करते हैं। फिल्मों के गाने उस तरह से हिट नहीं हो पाते जितना ड्रामों के गाने हिट होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह देखिए बहुत सिंपल है। फिल्मों के गाने इसलिए नहीं हिट हो पाते क्योंकि उनको टीवी पे वो फ्रिक्वेंसी नहीं मिलती। OST इसलिए हिट हो जाता है कि वो आप हर एपिसोड देख रहे होते हैं, हर हफ्ते आपको गाना मिलता है, प्लस ये है कि उस गाने की लाइन जो है वो बैकग्राउंड स्कोर पे भी चल रही होती है। तो गाना जब इसमें ना ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो चीज़ हैमर कर रही है। देखिए वो चीज़ अगर अच्छी लिखी होगी तो अगर हमें साल में भी एक दफ़ा सुनने को मिलेगी तो वो टिकटॉक पे ट्रेंड बन जाएगी। ये तो है। तो इसलिए ये पता नहीं है, आई थिंक सो कुछ हम लोगों ने ना, हम शायद रिस्क भी लेते हैं, हम बस लिखा होना चाहिए, कुछ भी लिखा हो, हमने बस किसी से भी कहना है कि भी गा दो, ये चीज़ शायद एक वजह भी होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका इन सब में से फेवरेट कौन है? राज़े उल्फत, फतूर, तेरे बिन, इनमें से कौन सा आपका फेवरेट है? देखिए मेरे तो सारे ही फेवरेट, क्योंकि एक जो आपको दिल के करीब हो आपके। मुझे जब अच्छा लगना शुरू होता है मैं उस वक्त आगे उसे फॉरवर्ड करता हूँ। तो मैं तो हर गाना दिल से बनाता हूँ, हर गाना मेरे पसंद का होता है। हाँ, वो फिर डिपेंड करता है कि आगे कुछ अच्छे लगते हैं किसी को। मैं ये फाउंडेशन बना रही थी कि मैं आपसे सुनूं। क्या सुनाएंगे? मैं आपको सुनाता हूँ, एक मेरा OST मैंने किया था, ड्रामे का नाम था रमज़े इश्क। रमज़े इश्क जी, ठीक है। वो मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत पसंद है मुझे। चलें सुनाइए। इश्क की बात करूँ ना करूँ, इश्क की बात करूँ ना करूँ, न जाने कैसी उलझन है, न जाने कैसी तड़पन है,
जी जाऊं क्या मैं या फिर मरूं, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं। अच्छा मुझे बताइएगा, मुझे आपकी जो आवाज़ का टेक्सचर है ना उसमें क्लासिकी मौसीकी की कुछ एक नज़र आई है। आपने सीखा है या फिर ये गॉड गिफ्टेड है? ये गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, मौसीकी मैंने सीखी, लेकिन सिंगिंग के हवाले से नहीं सीखी, बिकॉज मैं मेरे फादर उस्ताद अरशद अली खान साहब बहुत मशहूर तबला प्लेयर थे और क्लासिकल तबला प्लेयर थे। उन्होंने मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली खान साहब, यानी ब्लड में है आप? ब्लड में है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी म्यूजिशियन थे। ज़बरदस्त। तो मैं चौथी जनरेशन हूँ म्यूजिक फील्ड में और हम नाम रोशन कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अपने परदादाओं का चौथी जनरेशन हूँ जो मीडिया, हम लोग इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। सही। तो अच्छा, आपने सोचा कब था कि आपको इस तरफ आ रहा है, इस इंडस्ट्री की तरफ? बचपन से। बिकॉज घर में मेरे घर में माहौल था, आर्टिस्ट आए जाया करते थे। मतलब अगर मैं मिसाल के तौर पे एक 4 साल का बच्चा है और वो देख रहा है कि गुलाम अली साहब जो है वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं या सज्जाद अली भाई हमारे घर पे आए हुए, तो उन सबको मैं देखता था। लेजेंड्स मेरे घर पे आया करते थे, तो देख के मुझे था कि मुझे यही करना है जी। तो अभी जब आपने सिंगिंग भी स्टार्ट कर दी है, तो कोई सीखने का अमल या कोई रियाज़ों के, तो एक ऐसा समंदर है कि जितना इंसान सीखे वो कम होता है, कर रहे हैं? देखिए, प्रैक्टिस मैं उस तरह नहीं करता। उसकी वजह यही क्योंकि मैं 24 घंटे स्टूडियो में हूँ। चलिए 24 ज़्यादा बोल दिया, 8 घंटे सोता भी हूँ तो उसमें से मतलब इतना टाइम मैं स्टूडियो में हूँ तो मैं सिर्फ म्यूज़िक कर रहा हूँ, तो वो मेरी ऑलरेडी प्रैक्टिस ही हो रही है। कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडियो में सो जाते होंगे? एक टाइम था कि मैं पूरा हफ्ता स्टूडियो में होता था। मेरा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाला टाइम था ना उस वक्त था, लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं करता। अब ये है कि घर पे भी टाइम देना ज़रूरी होता है जाहिर है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप म्यूज़िक इंडस्ट्री का पाकिस्तान में? क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो कितना आगे है जी, आपको पता ही है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? अच्छा, 1 साल पहले तक तो हमें कोई ख़ास फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी ब्राइट है फ्यूचर हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री का। उसकी वजह ये है क्योंकि अब जो है काफ़ी सारा म्यूज़िक वो स्ट्रीमिंग पे आ गया है और इंटरनेशनल लेबल्स जो हैं वो मिडल ईस्ट के थ्रू पाकिस्तान में आर्टिस्ट साइन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और अब पहले कुछ अर्सा पहले हमें था जैसे म्यूज़िक चैनल्स हुआ करते थे, उसका बहुत फ़ायदा था। फिर म्यूज़िक चैनल्स बंद हो गए तो हमें लगता था कि यार सिर्फ म्यूज़िक चैनल्स होंगे। अच्छा, तो सोशल मीडिया, यूट्यूब ने इसमें कितना कंट्रीब्यूट किया है? बहुत ज़्यादा, उसी ने तो आसान बनाया। और यूट्यूब के बाद अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अब आपके मतलब स्पॉटिफाई वगैरह, तो इन पे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुना जा रहा है। अच्छा, ये बड़ी आपने अच्छी बात कही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा अफसोस हो रहा है, शानी अरशद मेरे साथ थे और मैं उनको चाहती थी कि मैं जितना हो सके सुनूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया, वक्त कम है। लेकिन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा बुलाऊंगी। मैं चाहती हूँ दुनिया ये जाने कि कौन है इन बेहतरीन गानों के पीछे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इसके साथ ही नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अब नए साल में आपसे मुलाकात होगी और नेक तमन्नाओं, नेक दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।